अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज में आपको बताएंगे इंतखाबात ठीक नहीं करा सका कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का एतराफ। लियाकत अली चट्टा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खुद को पुलिस के हवाले करने का भी ऐलान कर दिया। कहा कि फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए, दोबारा इलेक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर्म 45 को ही दोबारा जमा कर लिया जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लियाकत अली चट्टा को 13 मार्च को कमिश्नर के ओहदे से रिटायर्ड होना था, हम ये इस्तीफा इंतखाबात ठीक नहीं करा सका। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबी बेज़ाब्तियों का ये एतराफ। लियाकत अली चट्टा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान करता हूँ। कहा फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए, दोबारा इलेक्शन की जरूरत नहीं। फॉर्म 45 को ही दोबारा जमा कर लिया जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लियाकत अली चट्टा को 13 मार्च को कमिश्नर के ओहदे से रिटायर्ड होना था। इंतखाबात ठीक नहीं करा सका कमिश्नर रावलपिंडी का ये इंतखाबी बेज़ाब्तियों का एतराफ। लियाकत अली चट्टा ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। कहा कि खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। कहा कि फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए। आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से सहूलतकारी का मामला। रावलपिंडी पुलिस ने कमिश्नर रावलपिंडी को तहवील में ले लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने आम इंतखाबात में धांधली और नताइज तब्दीली का एतराफ किया था। कमिश्नर रावलपिंडी को पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट से? जी बिल्कुल, अपडेट्स यही हैं। जब तक ये तलाश है उसके मुताबिक लियाकत चट्टा को तहवील में लिया जा चुका है और उनको तहवील में लिए जाने के बाद अभी तक जो तलाश की सामने नहीं आई कि उनको कहां पर मुंतकिल किया गया। इस हवाले से एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी ने भी वादे किया था कि उनको किसी किस्म की गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं आई, कि उनके खिलाफ अभी कोई पर्चा ही दर्ज नहीं किया गया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये कहना था एसएसपी ऑपरेशन कामरान असगर का। और इस हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इस वक्त मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि लियाकत चट्टा एक बहुत जिम्मेदार ओहदे पर फाइज ऑफिसर है और यकीनी तौर पर उनका बयान इस काबिल है कि उसकी तहकीक की जाए। लेकिन इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान में आईनी इदारा है, पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाने का मजाज इदारा है, उसकी तरफ से जो वजाहत सामने आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लियाकत चट्टा के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि बतौर कमिश्नर रावलपिंडी सिर्फ लियाकत चट्टा ही नहीं बल्कि कोई भी कमिश्नर पाकिस्तान भर के अंदर इस बात का मजाज नहीं है, उसका इख्तियार नहीं है, उसका दायरा कार नहीं है कि वो इंतखाबी अमल के अंदर दखल अंदाजी करे, वो इंतखाबी अमल पर किसी तरह से भी असर अंदाज हो सके। इलेक्शन कमीशन ने जो इल्जामात लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर या चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उनको सख्ती से तरदीद की है। और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के किसी भी अहदेदार ने इंतखाबी नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कोई हिदायत जारी नहीं की। और किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो डीआरओ होता है, ना ही आरओ है, ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। यानी जो तीनों अहम पोजीशंस हैं रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से, वहां पर कहीं पर भी जो कमिश्नर रावलपिंडी है या कोई भी कमिश्नर पाकिस्तान के अंदर उसका किरदार नहीं होता और ना ही इलेक्शन के कॉन्डक्ट के अंदर उसका किरदार होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इस मामले की जल्द अज जल्द जो तहकीकात जो है वो करवाई जाएंगी। क्योंकि बहरहाल लियाकत चट्टा एक जिम्मेदार पोजीशन पर थे, लेकिन उनका ये कहना कि वो बजाते खुद इंतखाबी धांधली में मुलविस हैं, तो सबसे पहले तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि वो इंतखाबी धांधली में क्यों कर मुलविस हुए और जो लोग उनसे धांधली करवा रहे थे या जो अनासिर उनसे धांधली करने का उनको कह रहे थे उस वक्त उन्होंने उनको बेनकाब क्यों नहीं किया। और अब जब उनके रिटायरमेंट के अंदर महज चंद दिन बाकी रह गए हैं, 1 माह से कम वक्त रह गया, तो उन्हें इस वक्त ये सब कुछ याद क्यों आया कि उनसे धांधली हुई है या उन्होंने कोई मेगा क्राइम किया है। तो ये बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं जो कि लियाकत चट्टा के इस्तीफे से, उनके बयान से, उन्होंने जो मीडिया के सामने बातचीत की है उससे सामने आते हैं और इन सब की तहकीकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके जो पीछे बैकग्राउंड के अंदर कहानी है, बैकग्राउंड के अंदर जो सच्चाई है या ट्रुथ है उसको भी बहरहाल सामने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं। सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सीनियर तज्जियाकार शामुल हक ने हमें ज्वाइन किया। सर, किस तरीके से देख रहे हैं तमाम तरह सिचुएशन को? इलेक्शन कमीशन ने तमाम तरह इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। देखिए, सिर्फ आप कहते हैं ना ऑन द फेस ऑफ इट इनकी बात को देखें कमिश्नर साहब की कि आज 9वां दिन है इलेक्शन हुए हुए, तो आज उनका ज़मीर क्यों जाग गया है। और फिर यह कि एक तरफ तो इलेक्शन के सारे इंतजाम तो करने इलेक्शन कमीशन ने हैं, और अगर वो फर्ज करें कि किसी तौर पे वो समझते थे कि कहीं ना कहीं कोई ठप्पे लगाए जा रहे हैं, किसी को हराया जा रहा है, किसी को जिताया जा रहा है, तो उस दिन ना वो कमिश्नर डिवीजन
पिंडी का बहुत अथॉरिटी होती है, उसको इंटरवीन करते, किसी से बात करते, हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते। उन्होंने नहीं किया। 9 दिन के बाद उनकी ये बातें, कल भी बातें की उन्होंने, तो ये बड़ी हैरत वाली बात है। अब जाहिर सी बात है, ये तो यूं ही लगता है कि जहाँ कुछ और लोग लगे हुए हैं इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए 2024 का, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जी इसका तो बाकायदा अब क्योंकि कमिश्नर डिवीजन पिंडी का जो है बड़े इंपॉर्टेंट आदमी होता है, किसी भी डिवीजन का कमिश्नर का इस तरह का बयान होना, तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि भी किसके कहने पे किया, क्यों किया। अगर फर्ज करें जमीर जागा भी है तो इतने दिनों बाद क्यों जागा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास अथॉरिटी तो कोई नहीं होती, सुपरविजन एक हद तक आपने करनी होती है जो आप पुलिस और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कर रहे होते हैं। लेकिन असल काम जो है इलेक्शन कमीशन करवाता है, उनका अमला हर जगह मौजूद होता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। फौज जो है अंदर और बाहर कोशिश करती है पूरी की सिक्योरिटी के इंतजाम जो है ना वो देख सके कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही सीरियस नौयत का बयान है। ये किसके कहने पे किया मैं नहीं कुछ कह सकता, अपने ज़मीर के कहने पे किया या इतने दिनों बाद ये बात कर देना। ये सवाल होता है कि जी जीतने वालों को सपोर्ट करता है, हारने वालों को सपोर्ट करता है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी हैरत वाली बात है। लगता नहीं है कि ये कोई प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में कुछ शख्स इस तरह का बयान दे सकता है। लेकिन बहरहाल किसी डिवीजन का कमिश्नर का इस तरह का बयान देना, उसको आप सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। कितनी सच्चाई है कितनी है ये तो तहकीकात होने भी पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये जो पहले हम देख रहे हैं कि इस इलेक्शन के बारे में मुख्तलिफ हवालों से लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, तो मजीद लोग उंगलियां उठाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फौज है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अदलिया है हमारी और इलेक्शन कमीशन है, वो इस मसले की तरफ जाएं और बताएं लोगों को कभी इनके बयान में कितनी सच्चाई है। जी ठीक है, सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त हमें निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने ज्वाइन किया। सर, तमाम तर सिचुएशन को आप देख रहे हैं और बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आ रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उसकी तरदीद की जा रही है, क्या कमेंट करेंगे? बस यही कमेंट है कि जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया उसकी तरदीद हम कर चुके हैं और ये बिल्कुल लियाकत चट्टा जो हैं ज़हनी तौर पर हिले हुए हैं। इस वक्त इनका 13 मार्च को रिटायरमेंट थी। इनका प्रमोशन बोर्ड बैठा था, ग्रेड 20 से 21 में इन्होंने जाना था लास्ट वीक, तो इनकी प्रमोशन का केस रिजेक्ट हो गया था और अब इनको अचानक ये ख्वाब आया है कि इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में तारीख का धांधली करवाई है। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अनाउंस किया है तहकीकाती कमेटी बन रही है। सबसे पहले इनको तहवील में लेके इनका ज़हनी मुआयना करवाया जाएगा, उसके बाद फर्दर तहकीकात की जाएंगी। अच्छा सर, अगर ये तहकीकात होती हैं और कहीं ना कहीं इल्ज़ामात सही साबित हो जाते हैं तो फिर क्या वाकई इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे? तो अगर इल्ज़ामात सही साबित ना हो तो क्या इलेक्शन गैर मुतनाज़ा हो जाएंगे? इलेक्शन इस मुल्क में हमेशा मुतनाज़े रहे हैं। पिछले 5-6 इलेक्शन उठा के देख लें, इलेक्शन जब भी होता है हारने वाले ने फेस सेविंग के लिए जीतने वाले पर धांधली का इल्जाम लगाना होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है इसमें। अच्छा आमिर मीर साहब, वाज़े तौर पर इस वक्त लगता है कि इल्ज़ामात का मकसद इलेक्शन की साख को मुतासिर करना है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है? तो ये टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है इस तरह की बात करना, और फिर अब तहकीकात होना कितना ज़रूरी है? तहकीकात होना बड़ा ज़रूरी है। तहकीकात का ऐलान हो गया है। टाइमिंग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। जाहिर है टाइमिंग जो है, अगर ये इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को या उससे अगले दिन इल्ज़ामात लगाते, इन इल्ज़ामात की अहमियत होती। अब इलेक्शन के 10 रोज बाद की जो इनकी टाइमिंग है उसमें साफ पता चल रहा है कि इसका कोई मकसद है और कोई एजेंडा इसके पीछे। ठीक है, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। बोलवा को एक और अहम खबर अपने नाज़रीन को फराहम करें। पीटीआई कारकुनान की जेल रोड पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। सलमान अकरम राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई कारकुनान एहतजाज के लिए जेल रोड आए थे। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? खुर्रम मलिक साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जेल रोड पर कारकुनान की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा था, जिसपे पीटीआई के काफी तादाद में जो है वर्कर्स मौजूद थे, जिनमें सलमान अकरम राजा जो है वो भी वहां पर पहुंचे थे और सलमान अकरम राजा को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। जेल रोड से एक दर्जन से ज्यादा पीटीआई कारकुन जो है अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस कारकुनों को कैदियों वाली गाड़ी में डालकर जो है वो ले गई है और सलमान अकरम राजा जो बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ वहां पर पहुंचे थे और एहतजाजी कॉल थी, और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने सलमान अकरम राजा को देखा और फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार किया। और अब पुलिस राय से ये इत्तलात मिल रही है कि नामालूम जगह जो है मुंतकिल कर दिया गया है और जो कारकुनान अभी भी जो बाहर है सड़कों पर, उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी जो है पुलिस को टास्क दे दिया गया और कारकुनान वहां पर इस वक्त सरापा एहतजाज है और नारेबाजी की जा रही है और पुलिस जो है गिरफ्तारियां कर रही है। जी सही है खुर्रम, साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, क्या कहिएगा, इस वक्त पुलिस कारकुनान को कैदी वाली गाड़ियों में डाल कर ले गई है, इस वक्त एहतजाज के लिए पीटीआई कारकुनान यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, एक कियोस्क की सिचुएशन डेवलप हो गई है। सही है, एहतशाम साहब से इस वक्त राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि सलमान अकरम राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खुर्रम मलिक साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से जो है वो आज कॉल की दी गई थी और तमाम लाहौर में जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। जेल रोड पर पीटीआई का जो दफ्तर है वहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद एहतजाज के लिए पहुंची, तो वहां पर जिसकी सरबराही सलमान अकरम राजा जो है वो खुद कर रहे थे, पुलिस वहां पर पहुंची तो सलमान अकरम राजा को जो है वो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया और वहां पर कारकुनान ने छुड़वाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने जो कारकुनान वहां पर आए थे उनको भी गिरफ्तार किया और कैदी वाली वैन जो है वहां पर लाकर जो है वो खड़ी की हुई थी और कैदी वाली वैन में जो है तमाम कारकुनान को और सलमान अकरम राजा को जो है वो डाला और वहां से अब रवाना हो चुके हैं। पुलिस का यही कहना है कि गिरफ्तारियां जो है वो एहतजाज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं और एहतजाज जो है वो किया जा रहा था, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जा रही हैं। पुलिस इस वक्त नामालूम मकाम पर जो है सलमान अकरम राजा को जो है वो ले गई है, मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त भी पीटीआई वर्कर्स जो वहाँ पर महफूज हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अब सलमान अकरम राजा को पुलिस ने। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि नामालूम मकाम पर तो मुंतकिल कर ही दिया गया है, लेकिन कितने कारकुनान अब तक ये वाज़ेह हो चुका है जिनकी गिरफ्तारी अब अमल में लाई गई है, अब क्या सूरत हाल है मौके पर? जी बिल्कुल, एक दर्जन से ज्यादा पीटीआई कारकुन जो है अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और मजीद गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद जेल रोड पीटीआई के ऑफिस के बाहर पहुंची थी एहतजाजी कॉल पर, तो वहां पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो गिरफ्तारियां शुरू हुई। दर्जन से ज्यादा अब तक जराये के मुताबिक गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी हैं, जिनको पुलिस वैन के अंदर डालकर एक पुलिस की वैन जेल रोड दफ्तर के बाहर से रवाना हो चुकी है, जबकि दूसरी पुलिस वैन अभी भी वहां पर खड़ी है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू है। पुलिस का यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता लग पा रहा कि इनको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हैं वो उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो आज एहतजाजी रैलियां थी और जीपीओ चौक में भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जराये के मुताबिक पता चल रहा है कि गिरफ्तारियां वहां से भी शुरू होने का इम्कान है, लेकिन जेल रोड दफ्तर के बाहर से सलमान अकरम राजा समेत अभी तक 12 से ज्यादा कारकुन जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि 12 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार किए, लेकिन मजीद गिरफ्तारियां भी जो है हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार रजील लगारी ने हमें ज्वाइन किया है। सर, तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है, पीटीआई कारकुनों की जेल रोड पर गिरफ्तारी हो रही है और साथ ही साथ आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से भी सहूलतकारी का मामला सामने आया, क्या कॉमेंट करेंगे? ये बिल्कुल अलग मामला है। एक शख्स जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उनका ज़मीर अचानक जागता है। ये ज़मीर जो है वो कोई सियासी ज़रूरियात, सियासी एजेंडे या किसी और के एजेंडे के तहत जागा या उसका अपना ज़मीर जागा, ये हमें पता नहीं, जब तक कि तहकीकात नहीं होगी हमारे सामने नहीं आएगा। सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी पर कोई खुशी नहीं मनाई जा सकती। जाहिर है इस वक्त जो कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, कारकुन बेचारे तो ख्वाब देखते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर मांगते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां, उनका अगर पुरअमन एहतजाज है तो गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। अगर एहतजाज में तशद्दुद होगा तो जाहिर है गिरफ्तारियां होंगी, तो पुलिस को उनके साथ एक नर्म रवैया रखना चाहिए और इस तरह का अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है मुनासिब नहीं है। एहतजाज पुरअमन है,
तो पुरअमन एहतजाज को दुनिया भर में इसकी इजाज़त होती है और सियासी कारकुनों पर तशद्दुद नहीं किया जाना चाहिए। वो PTI के हों, मुस्लिम लीग के हों, वो किसी भी जमात के हों, सियासी कारकुनों पर तशद्दुद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं, सलमान अकरम राजा साहब की गिरफ्तारी हुई है तो अब उनको ले जाया गया है और पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए गिरफ्तारियां कर रही है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर गिरफ्तारियां अंधाधुंध हो रही हैं, जो राहगीरों को भी अगर गिरफ्तार करेंगे तो ज़ाहिर मसाइल पैदा होंगे। उन्हें बहुत एहतियात से ये सही है। लखानी साहब बताती रहिएगा। अशतर औसाफ माहिर कानून ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अशतर साहब क्या कहिएगा, इस वक्त एक सिचुएशन डेवलप हो गई है, कारकुनान की PTI के कारकुनान हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में जारी हैं, जबकि दूसरी जानब इस पर क्या कहते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें साथ साथ जो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है, लियाकत अली छट्टा की सियासी कैरियर बनाने की इस वक्त कोशिश समझते हैं जो उनका इस्तीफा सामने आए? देखिए, लियाकत अली छट्टा साहब क्या DRO थे? क्या वो रिटर्निंग ऑफिसर थे? उनका इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? तो इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन ने सारा कुछ जो किया है उस पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी बात की है। और ये तो मेरा ख्याल है कि एक केओस फैलाने की तरीका किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे इस मामले का तहकीक होनी चाहिए। हाई कोर्ट के कोई जज साहब हैं, उनको कमीशन के तौर पर मुकर्रर करें, वो फौरी तौर पे आज ही इस पे काम शुरू करें। 2-3 दिन में इसका फैसला हो जाएगा कि ये क्या सूरत हाल बनाई जा रही है। ये तो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें जो है वो चली आ रही हैं और इस तरीके से जो किया जा रहा है मैं तो इसकी पुरजोर मजम्मत भी करूंगा। अच्छा अशतर साहब, इस वक्त समझते हैं कि इल्ज़ामात का मकसद इलेक्शन की साख को यकीनी तौर पे बाज़े तो ऐसे ही लगता है कि मुतासिर करना है, तो एक तो टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और अब तहकीकात होना कितना ज़रूरी है? मैं ये बताऊं कि जो टाइमिंग है वो उसको आप जरूर मद्देनजर रखें कि टाइमिंग तो वो थी जब अगर ऐसी कोई बात हो रही थी तो ये उसको इनकार कर दे। दूसरा, ये टाइमिंग इस कॉन्फ्रेंस करने की या बयान देने की या रेजिग्नेशन देने की आने वाले वक्त में मुल्क के अंदर हुकूमत साजी को सबोटाज करना है और ये जितनी ही इसको कंडेम किया जाए वो कम है। ठीक है अशर और साहब, दूसरी जानिब PTI कारकुन भी पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, फिर अब 1 दर्जन उनके कारकुनान हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ फिर सलमान अकरम राजा को भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? सलमान अकरम राजा साहब जो है उनको अगर इस तरह गिरफ्तार किया गया है या कोई ऐसी बात है तो वो बहुत ही मजमूम हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो एहतजाज करना उनका हक है। लेकिन अशर साहब देखिए, ये सिचुएशन तो ये रही, ठीक है पुरअमन एहतजाज का सबको हक है, लेकिन जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं ये वाज़ेह किया गया है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मुतासिर हो रही थी तो उस वजह से ये तमाम तर कियोस हुआ है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी सिचुएशन को अरेस्ट करना, रोकना, उसको प्रीएम्प्ट करना, ये एजेंसी का, स्टेट एजेंसीज का फर्ज है। ये हक नहीं है, ये फर्ज है। क्योंकि ये तो इनको अगर ये नहीं करेंगे तो आपका मुल्क तो फिर एक ऐसी सिचुएशन में चला जाएगा जो अनटेनेबल हो जाएगी। ये वक्त है कि हम सब मिल के इन सारे मामलात को ठंडे दिल से देखें और हुकूमत साजी होने दें ताकि मामलात आगे चलें। तहकीकात बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज ही हाई कोर्ट के किसी जज साहब के जिम्मे ये काम लगा दिया जाए कि वो इसके अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करें और अपनी रिपोर्ट दें कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, माहिर कानून अशतर और साफ हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। रुक करेंगे सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक का। सर, PTI के कारकुनों को जेल रोड पर गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल रोड में 1 दर्जन कारकुनान को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखें जी, अगर इलेक्शन के तनाजर में देखें, जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं या जो जलसा जुलूस कर रहे हैं, अभी 4 दिन से नेशनल हाईवे बंद है। अब देखें सिंध और बलोचिस्तान में जिस तरीके से हमने देखा बहुत ज्यादा एहतजाज भी हुआ, लेकिन वहां तो गिरफ्तारियां कोई नहीं हुई। एहतजाज करने की बिल्कुल इजाजत दी गई और आपने देखा कि PTI के बानी ने कहा था कि एहतजाज करें, पुरअमन करें,
और मेरा ख्याल है जहाँ तक पुरअमन एहतजाज की बात है वो तो सब दुनिया कहती है कि आप उसको रोक नहीं सकते, आपका जमहूरी इखलाकी सियासी हक है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ फिर खतरात हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, अब जब कोई किसी को कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे तो फिर जाहिर है उसके लिए मुश्किलात हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, ये सलमान अकबर आज़ाद जाती तौर पे तो लोग सबको उनकी तारीफ करते हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं और वो इस तरह के आदमी नहीं है कि वो कुछ सिक्योरिटी एंड ऑर्डर की बात करें। अब देखने वाली बात यह है कि उनके इर्द कौन लोग थे। आज इस वक्त हम तो यही देख रहे हैं कि एहतजाज करने का एक तरीका है जो सारी दुनिया में है, लेकिन कई जगहों पे अगर कोई किसी को तशद्दुद पे उकसाएगा और जब वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने की कोशिश करेगा तो जाहिर है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पे बीच में आएगी। लेकिन बहरहाल आप कोई कंक्लूजन पे जंप नहीं कर रहा वाय इस बात के कि जी हक है उनको एहतजाज करें। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये अब थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि उनके लोग वहाँ क्या कर रहे थे, क्या ऐसा कोई मसला पैदा करने की कोशिश की जिसके नतीजे में ये एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी गिरफ्तारी भी करना पड़ी और फिर आगे चल के पता चलेगा कि जी उनका असल कसूर क्या है। मैं नहीं समझता कि हमारी अदालतें जो है ना वो बेखबर है। आज आप देख लें इलेक्शन के हवाले से पीसीओ फैसले हुए, जहाँ कोई किसी ने गलत किया, जहाँ पे भी धांधली की बात हुई, ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग जा सकते हैं, धड़ाधड़ लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जी ऐसे मौके पे जैसे कमिश्नर ने बयान दिया पीटी के, वो एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की। उनका फ्रेम ऑफ माइंड देखें इस वक्त क्या है। 10 दिन के बाद ये बातें कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं। और अच्छे साहब सही कह रहे थे, उनकी अथॉरिटी क्या है, अभी वो इलेक्शन कमीशन के कोई अहदेदार हैं, कतई तौर पे उनको कोई बात कहने का हक नहीं पहुंचता। अब ये बातें जो हो रही हैं कि जी उनकी प्रमोशन का इशू था जिसकी वजह से उन्होंने किया, प्रमोशन नहीं हो रही थी, अब ये भी देखने वाली बात है। अब ये कमिंग बैक टू लाहौर, तो यहाँ तो अब देखने वाली बात है कि बाकी जगहों पे भी एहतजाज की कॉल दी गई थी। अब तक तो हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पुरअमन सारी चीजें हो रही हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। अब ये लाहौर में जो हुआ है, अब इसके पीछे क्या मरुकात है, आई एम श्योर कि थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये जो बात हो रही है एहतजाज करने की, सियासी जमातें अपने तौर पे आपने देखने मिल के करें, जैसे कराची में और इधर आपके सिंध और बलूचिस्तान में हुआ, इस तरह पंजाब में भी और केपी में भी आप लोग करें जिस तरह आज कहा जा रहा है। अब तक तो ज्यादातर जगहों पे तो सूरत-ए-हाल मामूल के मुताबिक है, हर शख्स को एहतजाज करने का हक किया कि आप करें। लेकिन यह है कि आप इसको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें या ये फौरी तौर पे चाहे कि जी फैसले उनकी मर्जी के होना शुरू हो जाए और ये इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाए। माजरत के साथ ये सारी दुनिया कह रही है, सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि हारने वाला कभी अपनी हार को नहीं मानता। अभी एक तरफ देख लें पीटीआई के लोग हैं, फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन दे रहा है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी को जो है ना उसको चैलेंज नहीं कर रहा कोई। लेकिन यह है कि स्क्रीन शॉट टीवी से लेके आप चले जाते हैं फॉर्म 45 लेके और कहते हैं कि जी मेरे साथ धांधली हुई है। मेरा ख्याल है ये भी एक जिसको कहना चाहिए एक माइंड सेट है, ये फ्रेम ऑफ माइंड है, इसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे यहाँ मुल्क में तो आप देख लें इस हवाले से तो जीतने वाला भी रो रहा है आज और हारने वाला भी रो रहा है। यानी मौलाना फजल रहमान साहब को तो बड़ा ही पिकुलर केस है, सारी की सारी सीटें जो हारे हैं पीटीआई के मुकाबले में, वो पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करने के लिए तैयार हुए। अगर ये अलहदा बात है कि कल सॉरी करके पीछे हट गए अपने बयान से, उन्होंने बड़ा वादे तौर पे कह दिया जो आपने कहा था कि जी ये इलेक्शन मुलतवी करने के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो बात थी जनरल फैज ने की थी और जनरल बाजवा ने की थी। बाद में उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज जो है वो तो मुझसे गलती होगी, वो तो चले गए थे वहाँ पे कोर कमांडर होकर वहाँ चले गए थे। तो मेरा ख्याल है ये वो सारी चीजें हैं जिसकी तहकीकात करने की जरूरत है। और इस वक्त पब्लिक को भी एक शऊर देखना चाहिए। नजरियाती पार्टी तो कोई भी नहीं रहे, सारी सियासी मुहर्रकात है जिसकी वजह से लोग जिस अंदाज से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे मसाइल पैदा होंगे। मेरा ख्याल है ये अब असल स्टेक होल्डर तो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उन्हें देखना होगा कि क्या इस तरह की बातें करके ऑन द लॉन्गर टर्म में उनका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये मुल्क को स्टैंड स्टिल की सूरत हाल की तरफ लेके जाना, 2 साल से लोग कह रहे थे कि जी ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इलेक्शन के आने के बाद होने के बाद ये गैर यकीनी की सूरत हाल जो है ना खत्म होगी, कम होगी, मुल्क वापस आएगा, मईशत का पहिया दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो लोग परेशान ही है कि सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी है। नवाज शरीफ साहब जो है जिस अंदाज से उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कह दिया कि जी जिस तरह ब्लैकमेलिंग हो रही है सेंटर में आपके लिए पीपल्स पार्टी कर रही है, बाकी जमातें कर रही हैं, तो आप छोड़ दें, फोकस करें पंजाब पे। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि सारे पाकिस्तान में लोग देखें कि एहतजाज अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है।
या तो ये कि जो एक आपने तरीकाकार रखा हुआ है पाकिस्तान में कि एक इंतखाबी जो जरिए हैं उनका तरीकाकार है कि आपको चैलेंज करें, आप ट्रिब्यूनल चले जाएं, ट्रिब्यूनल में फैसले आप देखते हैं अभी तक बहुत सारे फैसले इनके हक में हो रहे हैं, पीटीआई के बाकी लोगों के हक में, और फिर कई जगहों पे एतराजात की वजह से फाइनल रिजल्ट को रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन है। तो मेरा ख्याल है ये माजत के साथ जो हमारी ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे जिस अंदाज से लोगों ने, वो लोग कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी के लोगों को कहा गया कि जी $1 लाख देते हैं, हम आपको ऐसी गेम बना के देंगे डिजिटल मीडिया पे, क्या सारा आपका बयानिया बिकना शुरू हो जाएगा। तो अब सवाल ये कि अखबारात हो या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। ये 15 करोड़ लोगों के हाथों में जो ये एक इडियट बॉक्स माजत के साथ है टेलीफोन, वो 1 मिनट के अंदर अंदर आप देखें लोगों की ज़हन साजी कर देता है। बगैर सबूत के बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। झूठ इस कदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि खुदा की पनाह है। इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है आपने। वही इलेक्शन, वो जो यूरोपियन यूनियन वाले थे, कॉमनवेल्थ वाले, वो क्या कह गए थे, किसी ने कहा है कि जी धांधली हुई है, उन्होंने कहा है कि जी वाकयात होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। ट्रम्प का इलेक्शन लोग भूल गए। 2020 का वो कह रहा था कि जी रात को मैं जीत रहा था, सुबह उठाऊं तो मैं हारना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली पता चला कि वो मौसूफ हारे हैं अपने तौर पे। तो ये है कि हारने वालों के अब तो पूरी दुनिया में अमेरिका जैसी बड़ी जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि कोई होश के नाखुन लेने के लिए तैयार है, कोई तैयार इस बारे में सोचने के लिए तैयार है कि इस सारे मामले को हमने रिवर्स कैसे करना है। ये जो बात हो रही थी कि इलेक्शन के बाद हम बेहतरी की तरफ जाता हुआ देखेंगे, उस तरफ क्यों नहीं तैयार। क्यों हारने वाले जो उन्होंने फैसला कर दिया कि इस मुल्क को चलने नहीं देना, और जो जीतने वाले, हैरत की बात है कि जीतने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है लाहौर में कई वाकई की बात हो, मौलाना फजल रहमान का बयान हो, या बाकी जगहों को एहतजाज की बात हो, भले एहतजाज करें, लेकिन ये देखें कि इस मुल्क को आगे भी लेके जाना है, चलाना नहीं कि नहीं चलाना। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा लम्हा फिक्री है, और डेफिनेटली इस हवाले से अदारे भी सोच रहे होंगे, हमारी जुडिशरी भी सोच रही होगी, सिविल सोसाइटी भी सोच रही होगी, सियासी जमातों को भी सोचने की जरूरत है, होश के नाखुन लेने की जरूरत है कि भाई इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ जो मसाइल पैदा हो चुके हैं। अभी IMF का प्रोग्राम जो है ना, वो अभी आप देख लें $1.1 बिलियन की आखिरी किस्त रुकी हुई है। आपने अगले महीने जो है ना नए प्रोग्राम के लिए जाना है $6 बिलियन के लिए, जिसके जो हम कह रहे हैं मुतवक्का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा दिया है कि जी हम जाएंगे वहाँ पे, हमारे लिए के ऑप्शन कोई नहीं है। $27 बिलियन मौजूदा माली साल में आपने वापस करने हैं। टोटल आपके पास $6 बिलियन इसका पड़ा हुआ है। तो वो एक दफा फिर खुदा ना खासा डिफॉल्ट की सूरत हाल सामने आ रही है। इन चीजों को कोई नहीं देख रहा। उन्हें लोग सोच रहे हैं सिर्फ अपने सियासी मफादात को देखना है। फजल रहमान साहब सारी जिंदगी मौज करते रहे, हर दौर में उनके पास जनाब कभी वजारतें थी, कभी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप थी, फेडरल मिनिस्टर का ओहदा, सारी दुनिया फिरना घूमना, मुस्तकिल तौर पे इस्लामाबाद में उनको एक घर मिला हुआ था। अब इस दफा हार गए हैं तो रोना पड़ा हुआ है। वही जगह जिनसे वो आ रहे हैं, टांग से आ रहे हैं, DI खान से आ रहे हैं, उसके बाद नकी मरवत से आ रहे हैं, नौस और वजीरिस्तान से आ रहे हैं, और सारे के सारे PTI के लोगों से आ रहे हैं। वो PTI के लोगों के साथ मिलकर जायज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी सोचने वाली बात है। असल बात है जी, नजरियाती पार्टी कोई नहीं रहेगी, सारे वक्ती बटेरे हैं, जिसको कहते हैं वक्त से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी मफादात के तहत सारी चीजें हो रही हैं। नतीजा तक ये 25 करोड़ का मुल्क खुदा ना खास्ता गड़े में जा रहा है। कोई इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, वो जिम्मेदारी निभा रहे। अवाम जो है वो पोलिटिसाइज हो चुके हैं, वो पोलराइज हो चुके हैं, और जिस अंदाज से रेडिकलाइज हो चुके हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा आम आदमी डिसअपॉइंटेड है और फ्रस्ट्रेटेड है। उसको नहीं समझ आ रही क्या होगा। 40% से ज्यादा गुर्बत की सतह हो गई है। 25 करोड़ अवाम में से तकरीबन 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए हैं। खुदकशियां आम हो गई हैं। लोग अपने जेवर बेच के खून के बिल जमा करा रहे हैं। इन बातों की तरफ कोई नहीं आ रहा। ये जितने सियासी लीडर हैं, ये क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुल्क को भी चलाएं। और भले आप सियासत करें, आपको कौन मना करता है। भले आप कोशिश करें कि आप दुनिया जान की वजारतें आपकी देनी है लें, लेकिन मुल्क को भी तो चलाएं ना। या ये है कि अपना मफाद अगर नहीं पूरा होता तो मुल्क को दाव पे लगा दे। तो बड़ा लम्हा फिक्री है जी आज ये। बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है यकीनी तौर पे। एहतजाम साहब साथ ही रहिएगा। नज़ीर लागारी की जानिब रुख करते हैं। नज़ीर साहब, एक तो आपने गुफ्तगू सुनी, उस पर क्या कहिएगा? साथ साथ अब जो सिचुएशन है उस पर एक अहम सवाल ये उठता है लागारी साहब के महीने के आखिर तक हुकूमत बननी है, तो इन हालात में माहौल वाकई साजगार पर लग रहा है? देखिए, हुकूमत तो बहादुर बननी है ना, इसको हम किसी चीज़ पर रोक तो नहीं सकते हैं। मेरे लिए ये बड़ा अहम है। मैं ये समझता हूँ कि कमिश्नर रावलपिंडी ने ये दूसरा 9 मई किया है। आज का वाकया जो है बिल्कुल दूसरा 9 मई है, और उसने ऐसी जगह पर, ऐसे मकाम पर किया है
जहां से इसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को बैकफुट पर डाल दिया है। और ये कि इसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन से, ना ये तो रिटर्निंग ऑफिसर है, ना ये प्रेसिडेंट ऑफिसर है, ना ये असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर है, ना ये डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर है। ये किस हैसियत में ये बात कर रहा है? कौन आदमी आकर इनसे आकर कह रहा है कि जनाब इलेक्शन में धांधली करो? इलेक्शन कमीशन नाम ले रहा है तो इलेक्शन कमीशन तो उसकी तरदीद कर रहा है, हम ये देख रहे हैं। और बिल्कुल ये मुझे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये दूसरा 9 मई है, वहां पर अमलन कुछ लोग गए थे और जाकर GH के ऊपर अटैक कर दिया था और जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दिया था। ये दूसरा बड़ा हमला कमिश्नर रावलपिंडी ने किया है और ये बाकायदा डायरेक्ट इदारों के ऊपर हमला कर दिया है कि जनाब देखें इनकी छांव में ये सब कुछ हो रहा है। क्या कोई अंदर जाकर किसी भी फार्म 45 या फार्म 47 पर किसी इदारे के आदमी का उस पर हाथ था, या वो आकर आपके साथ ये सारे अमल में वो शरीक हो रहा था? यानी आप क्या मतलब, रावलपिंडी का कमिश्नर कोई मामूली बात पर तो नहीं होता ना, एक हसास पोस्ट होती है वहां पर जहां वो बैठा होता है। और जो वजीर इत्तलात कह रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी और एहतशामुल हक मौजूद हैं। एक और अहम खबर आई है जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मामले की जल्द इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद। इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कोई हिदायत जारी नहीं की गई। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में उसका बराह रास्त किरदार होता है। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी और एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद है। सर, अब देखिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तरदीद कर दी है। नज़ीर लगारी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अब इस सिचुएशन को क्या देख रहे हैं? जी, थोड़ी देर पहले ही हमारे इल्म में आई थी, हम देख रहे थे, उस वक्त भी है, ये तरदीद मौजूद है। जाहिर है कमिश्नर वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होता। कमिश्नर जो है वो, अच्छा, धांधली करने के लिए क्या कमिश्नर को बताओ टूल इस्तेमाल करने के लिए कौन कर सकता है? किसके अंदर ये हिम्मत है कि कमिश्नर को आकर कहे? कमिश्नर तो किसी को कहेगा, लेकिन क्या कोई और है इस मुल्क के अंदर जो जाकर आकर कहे कमिश्नर को जनाब धांधली कीजिए आप और धांधली का शौक फरमाइए? ये कौन आकर उनको कह सकता है? कमिश्नर एक सियासी एजेंडे के तहत ऐसा कर रहा है और ऐसे एजेंडा रखने वाले पाकिस्तान में सर्विसेज में बहुत से लोग हैं और वो हर तरह के सर्विसेज में है, मैं ये कहूंगा। और ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ अब हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, लोग जो है ढाका की बात कर रहे हैं, लोग जो है मुजीब की बात कर रहे हैं, लोग मुजीब की तकरीरें चला रहे हैं। आप मुजीब को फरिश्ता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो लोग जिनको मुजीब बनाया हुआ है उनको फरिश्ता साबित करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को तन्हाई की तरफ ले जाया जा रहा है, पाकिस्तान को नाकामी की तरफ ले जाया जा रहा है और ये इंतहाई हौलनाक है, इंतहाई हौलनाक है। ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक बात है जो कुछ ये हो रही है। और कमिश्नर रावलपिंडी ने बराह रास्त पाकिस्तान पर अटैक किया है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर अटैक किया है, इसके जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन के सारे प्रोसेस के साथ। वो ये कह रहा है कि मैंने धांधली की, तो तुमने या रिटर्निंग ऑफिसर थे, या तुम प्रेसिडेंट ऑफिसर थे, या तुम असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर है, ये तुम पूरा बूथ पर मौजूद थे। क्या इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है? इलेक्शन कमीशन सामने लेकर आए ना तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर जेहलुम, रिटर्निंग ऑफिसर चकवाल, रिटर्निंग ऑफिसर रावलपिंडी, रिटर्निंग ऑफिसर अटक, ये सारे आए और बात करें ना जनाब, आकर ये कहें, इतराफ करें कि हमने धांधली की है, तो फिर ठीक है हम मान लेंगे। या आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हमने धांधली की है, तो भी हम मान लेंगे। ये कौन सा आदमी है जो आकर कह रहा है कि मैंने धांधली की है? ये खामखा का एक ढोंग ढगोसला करके पाकिस्तान पर अटैक करने की बात है, पाकिस्तान की सलामती को रिस्क पर डालने की बात है। देखें, आप कुछ भी कर लें, मेरा हमेशा ये दावा रहा है पाकिस्तान एक नेशनल स्टेट है। इसकी सलामती जो है वो इसका मौजूद है, इसका फाइबर मौजूद है, इसका ताल्लुक मौजूद है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन मौजूद है। पाकिस्तान के तमाम खित्तों, इलाकों, सूबों, इकाइयों के लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इनके इंटीग्रेशन को हम तोड़ दें। ये अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, पाकिस्तान के किसी भी मफाद के खिलाफ साजिश है, तो इसको ये सामने आ जाएगी। नहीं, अगर पाकिस्तान की
पाकिस्तान के इंतजामिया, पाकिस्तान के जो करता धरता हैं, वो अगर मुखलिस हैं तो ये सारी चीज सामने ले आएंगे कि ये क्या हो गया है, कौन सा ऐसा मंसूबा हुआ है जिसने इस सूरत हाल को पैदा किया है। बिल्कुल, अब जो भी मुहर्रकात हैं वो सामने आने चाहिए। नजीला गनी साहब साथ ही रहिएगा, एहतशामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब क्या फरमाइएगा, जैसे कि अभी नजीर साहब ने फरमाया कि दूसरा 9 मई हुआ है और यकीनी तौर पे अब ये अवाम के लिए, अवाम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। इस पे आप इलेक्शन कमीशन का अब क्या किरदार होना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? साथ कमिश्नर, अब वाज़ेह लगता है कि एक सियासी एजेंडे के तहत सब कुछ किया गया। पे बड़ी गहरी नजर है और एक मुद्दत से पाकिस्तान की सियासत को कवर कर रहे हैं। 100% की बात से मैं एग्री करता हूँ कि सियासी एजेंडा रखने वाले इस मुल्क में मौजूद है और ये यहाँ पे इस वक्त में सियासी तौर पे फायदा पहुंचाने वाले, फायदा अपने आप को देने वाले लोग, चाहे ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक हो चाहे किसी महकमे से हो, वो हर वक्त अपने आप को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। अब मादत के साथ इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएं। ले मैन से पूछें कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, आज 17 तारीख का 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन के बाद आज कमिश्नर साहब का ज़मीर जागा है। क्या ये बात सही नहीं है कि भाई उनकी प्रमोशन का केस रुका हुआ था, वो रिजेक्ट हो गया था, उनकी प्रमोशन रुक गई थी, शायद वो इस काबिल नहीं थे कि उनकी ग्रेड 20 से 21 प्रमोशन होती। उन्होंने रातों रात फैसला किया और वो कह रहे हैं 28 रात तक सोचता रहा कि मैं खुदकशी कर लूँ। सुबह उठ कर उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करता, मैं आराम की मौत क्यों मरूं और मैं लोगों को बताऊं कि असल बात क्या हुई है। तो मेरा ख्याल है ये कोई भाई नहीं करेगा इस चोरी को। इतने दिनों बाद ज़मीर का जागना, ये सारी बातें करना, और फिर सब लोग कह रहे हैं, लगारी साहब ने भी कहा कि भी आपका कौन सा होता है, इलेक्शन आपने कराना था, आप कोई आरओ से, डिप्टी आरओ से कोई और होता आईनी आप होता था जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको दिया गया था कि आपने सुपरविजन करनी है इलेक्शन की। आपका काम तो है सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के मामला को देखना, ये कर रहे होते हैं ये 3 ईयर। सही है, तो शाम साथ ही रहिएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। राना सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप बोल को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, इस वक्त एक कियोस की सिचुएशन डेवलप है, कमिश्नर ने एक अहम उनका इस्तीफा सामने आया है, उसकी टाइमिंग पर क्या कहेंगे? ऐसा लगता है बाजार के इलेक्शन की साख को मुतासिर किया गया। राना साहब से राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि पीटीआई कारकुनान की जेल में रोड पर ये गिरफ्तारियों का मामला, गिरफ्तारियां उनकी जारी हैं, जबकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली छट्टा के इल्जामात को भी अब मुस्तरद कर दिया है। मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, जबकि तर्जुमान का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। तो शाम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। तेजी के साथ आई है, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि एक शख्स वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा हुआ था, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठ के वो इस तरह की बात करे और 9 दिन के बाद करे, तो आप जाहिर सी बात है इस पे शकूक तो पैदा होंगे, सवालिया निशान तो उठाया जाएगा। लोग इस पे बातें तो करेंगे कि किसी के कहने पे किया, या ये कि आप ये सब कुछ करने के लिए कोई और मफाद हासिल करना चाहते थे, और ये क्या लोगों को आप जवाब देंगे कि आपकी प्रमोशन रुक गई थी इसलिए कि आप कॉम्पिटेंट नहीं रह गए थे। मैं नहीं कह रहा था, ये हुकूमत पाकिस्तान का लॉ बता रहा है। जिस तरह खबरें इत्तलात आई हैं कि जी आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती, आगे नहीं जा सके, तो आपकी कॉम्पिटेंसी कहीं चैलेंज हुई होगी, कहीं ना कहीं आप से गलती हुई है, या कहीं ना कहीं आपसे कोई बेहतर आदमी है उसकी प्रमोशन हुई है। तो आप देखेंगे सारे निज़ाम को चैलेंज करना, ये इस वक्त इसकी टाइमिंग की जो लोग बात कर रहे हैं, ये सियासी एजेंडे के तहत, किसी के कहने के तहत, किसी सियासी जमात के कहने पे या किसी और के कहने पे आप इस तरह से इंतखाबात के रिजल्ट को कंट्रोवर्शियल बनाना, जबकि बाकायदा फोरम मौजूद है और लोगों को रिलीफ मिल रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लोग जा रहे हैं, बेशुमार जगहों पे इलेक्शन कमीशन ने अपने नतायज रोक लिए, अगर रस्मी नतायज कहीं उन्होंने दिए दिए तो उनको वापस ले दिया, ये कह के वो चैलेंज हो गया। आप मुझे बताएं, अगर ऐसी बात होती तो स्टेट ऑफ इलेक्शन कमीशन उनको रिजेक्ट कर देता। तो देखें, कोई भी दुनिया में ये नहीं कह रहा कि यहाँ बड़े बहुत अच्छे इंतखाबात होते हैं, पूरी दुनिया में। अभी आप देखें, जिस दिन हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ, इंडोनेशिया में इलेक्शन हुआ, वहां पे भी यही हो रहा है, हारने वाले मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये तो रवायत बनती चली जा रही सारी दुनिया में। ये 2024 में 64 ममालिक में जो है ना इलेक्शन होने हैं, जहाँ पे दूसरी जगह पे इलेक्शन हुआ, वहां पे भी यही हाल हो गया। अभी आप देखते हैं, अब अमेरिका में आप देख रहे हैं जिस तरीके से इलेक्शन आजकल शुरू है, उनके कॉकसेस के हो रहे हैं और छोटे लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे भी शांतियों के इंतजाम लग रहे हैं, वहाँ पे भी पैसे और करप्शन की बात हो रही है, वहाँ पे भी मुनाफी की बात हो रही है कि ये किसी पार्टी को लोग फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसकी टाइमिंग और इसका एहतजाज, अब 2 चीजें इकट्ठे आज हुई हैं, एक तो कमिश्नर पिंडी का बयान और दूसरा लाहौर में गिरफ्तारियों वाला बयान। वो बार बार बात आ रही है, सुबह से शाम तक देखें जो खबरें आ रही हैं, 3-4 दिन से एहतजाज करने वाले उनको पूरा हक है,
सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे वो आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, अपने नुक्ता को बयान करें, और फिर अगर आप समझते हैं कि बहुत सी बड़ी गलती हो गई है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे एक शहरी ने गौर देखे, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं है, इसको दोबारा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। 19 तारीख को वो लगे, देखें आपका हक है, मेरा हक है कि जी कोई चीज जो बुनियादी हकूक से टकरा रही हो, फौरी नोयत का उस पर जिसको कहना चाहिए नोटिस देने की जरूरत हो, तो हमारी अदालतें मौजूद हैं। तो अब यह है कि हर शख्स जो है ना वो समझता है इस वक्त के अपनी मर्जी से झूठा बयानिया बना के सोशल मीडिया पे और ये डिजिटल टेररिज्म करके अपने मफादात को हासिल कर सकता है। तो ये माजरत के साथ ये कोई ठीक बात नहीं है। अभी देखिए सियासी जमातें अगर कल्ट फॉलोइंग में तब्दील हो जाती है, रॉक स्टार को बनने की कोशिश करता है, फैन क्लब बना लेता है, और वो कोई नजरियाती पार्टी तो नहीं। सियासी पार्टियां जो है वो भी सियासत ढंग तरीके से जितना करनी चाहिए, इसमें बयानदारी का जितना एलिमेंट होना चाहिए वो तो होना चाहिए। अगर किसी हद तक चंद पार्टियों में है और वो को स्कूल है तो किसी और पार्टी में आपको नजर नहीं आता। अब देखना यही है कि जी इसको लोग कैसे लेंगे। मीडिया पे तो चले आप दौर कर सकते हैं, दुनिया भी देख रही है, मुल्क के लोग भी आपकी तरफ देख रहे हैं, शराफिया भी देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह के बयानात इस तरह आना और फिर किसी एहतजाज के बारे में, अब देखें अगर सलमान अकरम वज़ाहिर साहब की सबने कहा, अब तशवीश का इजहार किया गया कि जी अगर बड़े अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे वकील है, पुरअमन शहरी है, अब उनको गिरफ्तार किया गया तो पता चलेगा जी क्यों गिरफ्तार किया गया। अभी पकड़ा ना उन्हें, अभी थोड़ी देर बाद इसकी वजाहतें आ जाएगी, आप पूछेंगी, मैं पूछूंगा, सिविल सोसाइटी पूछेगी, लोग पूछेंगे, टेलीफोन पे लोग धड़ाधड़ अब से मैसेज शुरू कर देंगे। तो हुकूमत को बताना पड़ेगा कि किस शख्स को आपने गिरफ्तार किया तो क्यों किया। और फिर बाकी लोग अगर नक्शे अमन का खतरा किसी जगह पैदा हुआ है तो वो आप देखा जाएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने इन्वॉल्व किया। और फिर लोग जो बातें कर रहे हैं कि जो खबरें आ रही थी कि बानी पीटीआई इंडायरेक्टली तो एक मैसेज दिया जब उन्होंने गंडापुर की जिस अंदाज से उन्होंने तैनाती के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए, तो एक मैसेज था कि जी टकराव और तसादुम की तरफ हमने जाना है। तो अब यही है कि क्या वो वही उस तरफ जाना है। और फिर ये जो लगारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज 9 मई कराने की कोशिश की गई है इस दफा। फिर अब क्या लोग इससे निकलेंगे कि नहीं बाहर निकलेंगे। ये इतना बड़ी जो आप एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान को उठानी पड़ी है, वो हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान का कुछ सुधार नहीं सके, ये फाजे पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आज तक हम ये नहीं कुछ कर सके। तो सारी दुनिया इसको देख रही है, तो आप उठा के इस तरह की बातें शुरू करते हैं अपने ही लोग, उसके नतीजे क्या निकलेंगे। ये बड़े ऐसी पॉलिटिकल और माजरत के साथ जाती इंटरेस्ट के लिए हमारे लोग जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो किसी तरह भी किसी एक मुल्क को पसंद नहीं है। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका आउटकम होगा डेफिनेटली ये मुल्क वापस जमहूरियत की पटरी पर चढ़ेगा। गैर यकीनी की सूरत खत्म होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी खत्म होगी। सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स आपकी तरफ देख रहे हैं और बायलैटरल क्रेडिटर्स आपकी तरफ देख रहे हैं। चाइना सोच रहा है कि किसी 2 साल हो गए, पौने 2 साल पीटीआई की हुकूमत में वो जो सी पैक रुका हुआ था वो दोबारा शुरू होगा कि 9 जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनने से जहाँ से लोगों की जॉब क्रिएशन होनी थी वो मामला रुका हुआ है। जहाँ से एक्सपोर्ट का माल बन के बाहर की दुनिया में जाना था, हमारा रेवेन्यू इंटरनेशनल इसमें फॉरेन करेंसी की टर्म में बढ़ेगा, वो रुका हुआ है। कतर, सऊदी अरब, यूएई वो तैयार है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो देख रहे हैं कि इस मुल्क में कोई सूरत हाल बेहतर होती है कि नहीं होती, सियासी तौर पे भी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो यहाँ तो लोग बैठे हुए अपने पैटी सियासी पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए उन्होंने सही नूर लेकर अज़मा बुखारी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा। अज़मा साहिबा क्या कहिएगा, इस वक्त इंतखाबात ठीक नहीं करा सका कमिश्नर रावलपिंडी का ये इंतखाबी बेज़ाब्तियों का एतराफ, लियाकत अली छट्टा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, इस तरह तो फिर इलेक्शन की साख को मुतासिर किया गया? कतई नहीं। एक ऐसे कमिश्नर साहब जो 20-25 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं, जो जहनी दबाव का शिकार है, अद्वियात खाते हैं और जिनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल जैसे एक इश्तिहारी भगौड़ा जो 9 मई के जो है वो सरगना है तमाम फसाद का, उसके साथ एक खुफिया मुलाकात होती है। और असलम इकबाल की जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं उसके अंदर ये जो है अरबों रुपए के पार्टनर होते हैं। और अभी तमाम जितनी भी गुजरांवाला के खास तौर पे एरिया के अंदर या लाहौर डिवीजन के अंदर जो आती हैं हाउसिंग सोसाइटीज, उनके अंदर मौसूफ का या उनके बेटों का जो है वो कोई ना कोई किरदार निकलता है। तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर ये कहना कि मेरे पास सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिन्होंने वोट ही नहीं डाला उनका बड़ा प्रेशर था, और उसके ऊपर जो है वो मैं इनकलाब लेने आ गया हूँ खास तौर पर मियां असलम इकबाल के इस मुलाकात से पहले। और मियां असलम इकबाल को 2 दिन पहले जो है वो पीटीआई ने अनाउंस किया था
एज ए कैंडिडेट पंजाब के अंदर। और वो उससे पहले तक मौसूफ जो है, बल्कि कल तक वो हमारे MNAs को बुला के मुबारकबादें भी दे रहे हैं। और चीफ जो सेक्रेटरी साहब है जाहिद अख्तर जमान साहब, उनको इन्होंने 2 दिन पहले फोन करके कहा कि मेरा जो अमला है उसने बहुत अच्छा काम किया है पिंडी के अंदर, उनको जो है तारीफी असनाद दी जाएं। और कल जो है बाकायदा जबरदस्ती हनीफ अब्बासी साहब को जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट की मीटिंग में बैठाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मेरा बैठना मुनासिब नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप बैठे, हमारा शहर है, हमने इसको बनाना है। तो उसके बाद असलम इकबाल की मुलाकात के बाद इतना तो ज़मीर जागना बनता है ना। अजमा साहिबा, फिर ऐसे तो फिर ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? कमिश्नर एक सियासी एजेंडे के तहत फिर तो ये सब कुछ कर रहे हैं? ये बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो है वो ज़हनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, इनका सियासी एजेंडा भी है। और क्या मालूम असलम इकबाल साहब ने इनको क्या ऑफर किया था कि चले पंजाब में नहीं तो कहीं KPK में आपको अकोमोडेट कर देंगे, आप फारिग तो हो लेना 20-25 दिन बाद, आप ये कारनामा सर अंजाम दें। दूसरी बात यह है कि PSL एक इंटरनेशनल इवेंट है, उस इवेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो ये इंतखाब करते हैं। कहते हैं मैं जो है खुदकुशी की कोशिश की है मैंने सुबह, लेकिन तैयार श्यार होके बूट जो है वो सूट बूट पहन के वो आके जो है वो PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सियासी एजेंडा लेके आ जाते हैं। और ये जो उन्होंने भी कुछ दिन पहले भी उनके बेटे की शादी हुई है और उनकी जो बहू है वो माशाल्लाह तहरीक इंसाफ की काफ़ी वो भी ओवरसीज़ हैं और काफ़ी उनकी एहतजाजों में ओवरसीज़ में शरीक होती रही हैं। और उनके बेटे का भी जो है वो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनके अंदर नाम आ रहा है। तो ये मौसूफ जो है जो रिंग रोड है अभी नई जो बन रही थी निगरान हुकूमत के अंदर, इनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे हैं, इनके ऊपर इंक्वायरियां शुरू हैं बहुत सारी चीज़ों की। और हाउसिंग सोसाइटियों से बहुत जो है वो कमिश्नर साहब को प्यार था और काफ़ी सारी जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं। तो मेरा ख्याल है कि तहकीकात का, चूंकि मैंने सुना है कि शायद निगरान हुकूमत ने कोई जो है वो हुक्म दिया है, अच्छी बात है। उस तहकीकात में मौसूफ का किरदार, तहसीलदार से ये कमिश्नर कैसे भर्ती हुए, इनके पीछे कौन कौन लोग थे, नजफ हमीद साहब के साथ इनका क्या ताल्लुक है और किस तरह से ये उनको मुख्तलिफ तरीकों से बचाने की कोशिश करते रहे, ये तमाम चीज़ें तहकीकात में सामने आ जाएंगी। ठीक है, तहकीकात में तमाम तर चीज़ें सामने तो आ जाएंगी, लेकिन आपने कहा कि मियाँ असलम इकबाल की ईमा पर यह किया गया। जी बिल्कुल, मैंने कहा और इनकी मुलाकात हुई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। और मौसूफ जो है ये भी याद रखिए अहमद चट्ठा साहब, जिनको वजीराबाद में फिनाइल की गोलियां लगी थी इमरान खान के साथ, वो इनके कजन हैं और इनका PTI के साथ। और इनकी जरा टाइमलाइन तो देखिए, जो कमिश्नर रावलपिंडी की ट्विटर की टाइमलाइन है जरा वो देखें तो सही, उसके अंदर आपका इनकी PTI के साथ मोहब्बत जो है वो बहुत छलकती हुई नजर आती है। तो मौसूफ ने मैं समझती हूँ कि अपने ऊपर खुद कुछ हमला किया है। अच्छा खासा इज्जत से रिटायर हो रहे थे, लेकिन अब उनको तहकीकात कराने का शौक आया तो बहुत सारी तहकीकात होंगी, इनकी भी होंगी। और फिर आप ये देखिए जो बात वो कर रहे हैं, जो इल्जाम वो अपने ऊपर ले रहे हैं, उसकी सजा क्या, सजाए मौत और फांसी होती है। इनकी ज़हनी हालत का अंदाजा लगाएं, फिर अपने साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को भी कह रहे हैं उनको फांसी दें। इस शख्स इस माइंडसेट आदमी जो है उसकी किसी बात को बिलीव किया जा सकता है? बिल्कुल अजमा साहब, वाज़े तौर पर ऐसा लगता है कि फिर एक सियासी कैरियर के तहत फिर ये तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अब महीने के आखिर तक हुकूमत बननी है, तो अब ये तमाम तर हालात के बावजूद अब माहौल कितना साजगार है? देखिए, माहौल तो बड़ी साफ बात है कि जो तहरीके फसाद है उसका काम मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करना है। उन्होंने फितना फसाद ही रखना है, वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाहते। श्रीलंका उन्होंने पाकिस्तान को बनाना था, वो प्रोजेक्ट वो शायद दोबारा लेके निकल आए। और हाँ, आपने 1971 की बात आपने PTI के मुंह से सुनी थी, आपको पता है कमिश्नर साहब ने भी 1971 की एग्जांपल दी है। सो ये कितने हसीन इत्तफाकात हैं जो हो रहे हैं। और लेकिन ये जो इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस को जो है वो करके मुतनाज़ा बनाकर, और कल परसों जो आपने देखा है बैरिस्टर सैफ साहब ने आके बताया कि अमेरिका को जो है पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहिए कि वो वजन डाले पाकिस्तान के ऊपर इन इलेक्शंस को लेकर। और यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो आपने आज उनका लेटर देखा होगा कि उन्होंने जो फेक उनके बारे में जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, उनके स्टेटमेंट्स दिखाए गए, उन्होंने कहा ये फेक है, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो ये पूरी एक आलमी किस्म का एक पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस मुल्क के ये मुल्क जो है सिर्फ तरीके फसाद वालों के हाथ में जाया करने के लिए नहीं है। इस मुल्क में हम सब पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं जिससे इस मुल्क को आगे भी बढ़ाना है, इस पंजाब को भी आगे लेके जाना है, और इस फितना फसाद के साथ फिर जिस तरह का सलूक होना चाहिए वैसा ही होगा।
अच्छा उस्मा बुखारी साहिबा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरीके से देख रही हैं? तमाम तरह सूरत हाल में तहकीकात का आगाज हो गया है, क्या एक्शंस बनते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना स्टेटमेंट तो दिया है, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है और कमिश्नर साहब का मतलब लीगली कोई भी रोल नहीं होता पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। उन्होंने मैं उसके ऊपर प्रेस रिलीज तो जारी किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज को आगे लेके जाना चाहिए। मौसूफ जैसे अगर कोई इनकलाबी जिनके पीछे ये जो इश्तिहारी और ये फितने जो है जो फिर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के पीछे, उनको इस तरह से अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए। मेरी तो राय ये है कि इलेक्शन कमीशन को तहकीकात कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तमाम तरह सूरत हाल पर हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद, नूर लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ नज़ीर लगारी सीनियर तजियाकार और एहतशामुल हक सीनियर तजियाकार साथ मौजूद है। आप तमाम का शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।